किसी भी खिलाड़ी की महानता को मापने का सबसे बड़ा पैमाना है कि उसके साथ कितनी किंवदंतियां जुड़ी हैं। उस हिसाब से तो मेजर ध्यानचंद का कोई जवाब नहीं है। हॉलैंड में लोगों ने उनकी हॉकी स्टिक तुड़वा कर देखी कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगा है। जापान के लोगों को अंदेशा था कि उन्होंने अपनी स्टिक में गोंद लगा रखा है। हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई हों, लेकिन अपने जमाने में इस खिलाड़ी ने किस हद तक अपना लोहा मनवाया होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वियना के स्पोर्ट्स क्लब में उनकी एक मूर्ति लगाई गई है, जिसमें उनके 4 हाथ और उनमें 4 स्टिक दिखाई गई है, मानो कि वो कोई देवता हो। गोलकीपरों को ध्यानचंद किस तरह परेशान किया करते थे, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उनके साथ खेले और बाद में पाकिस्तान के कप्तान बने INS स्टार ने वर्ल्ड हॉकी मैगजीन के एक अंक में लिखा था, ध्यान के पास कभी भी तेज गति नहीं थी, बल्कि वो धीमा ही दौड़ते थे, लेकिन उनके पास गैप को पहचानने की गजब की क्षमता थी। बाएं फ्लैंक में उनके भाई रूप सिंह और दाएं फ्लैंक में मुझे उनके बॉल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत फायदा मिला। डी में घुसने के बाद तो इतनी तेजी और ताकत से शॉट लगाते थे कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गोलकीपर के लिए भी कोई मौका नहीं रहता था। 2 बार के ओलंपिक चैंपियन केशव दत्त ने BBC से बताया कि बहुत से लोग उनकी मजबूत कलाइयों और ड्रिबलिंग के कायल थे, लेकिन उनकी असली प्रतिभा उनके दिमाग में थी। वो उस ढंग से हॉकी के मैदान को देख सकते थे जैसे शतरंज का खिलाड़ी चेस बोर्ड को देखता है। उनको बिना देखे ही पता होता था कि मैदान के किस हिस्से में उनकी टीम के खिलाड़ी और प्रतिद्वंदी मूव कर रहा है। याद कीजिए 1986 के विश्व कप फुटबॉल का फाइनल, माराडोना ने बिल्कुल ब्लाइंड एंगल से बिना आगे देख पाए 30 गज लंबा पास दिया था, जिसपे बुर्चागा ने विजयी गोल दागा था। किसी खिलाड़ी की शांतपूर्णता का अंदाजा इसी बात से हो सकता है कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर भी मैदान की ज्योमेट्री पर महारत हासिल कर पाए। ध्यानचंद अपनी आत्मकथा गोल में लिखते हैं, मैं जब तक जीवित रहूंगा इस हार को कभी नहीं भूलूंगा। इस हार ने हमें इतना हिलाकर रख दिया कि हम पूरी रात सो नहीं पाए। हमने तय किया कि इनसाइड राइट पर खेलने के लिए INS दारा को तुरंत भारत से हवाई जहाज से बर्लिन बुलाया जाए। दारा सेमीफाइनल मैच तक ही बर्लिन पहुंच पाए। जर्मनी के खिलाफ मैच 14 अगस्त 1936 को खेला जाना था, लेकिन उस दिन बहुत बारिश हो गई, इसलिए मैच अगले दिन यानी 15 अगस्त को खेला गया। मैच से पहले मैनेजर पंकज गुप्ता ने अचानक कांग्रेस का झंडा निकाला। उसे सभी खिलाड़ियों ने सैल्यूट किया, क्योंकि उस समय तक भारत का अपना कोई झंडा नहीं था, वो गुलाम देश था, इसलिए यूनियन जैक के तेल ओलंपिक खेलों में भाग ले रहा था। बर्लिन के हॉकी स्टेडियम में उस दिन 40,000 लोग फाइनल देखने के लिए मौजूद थे। देखने वालों में बड़ौदा के महाराजा और भोपाल के बेगम के साथ साथ जर्मन नेतृत्व की चोटी के लोग मौजूद थे। ताज्जुब ये था कि जर्मनी खिलाड़ियों ने भारत की तरह छोटे छोटे पासों से खेलने की तकनीकी अपना रखी थी। हाफ टाइम तक भारत सिर्फ 1 गोल से आगे था। इसके बाद ध्यानचंद ने अपने स्काइप वाले जूते और मोजे उतारे और नंगे पांव खेलने लगे। इसके बाद तो गोलों की झड़ी लग गई। दारा ने बाद में लिखा, 6 गोल खाने के बाद जर्मन रफ हॉकी खेलने लगे। उसके गोलकीपर की हॉकी ध्यानचंद के मुंह पर इतनी जोर से लगी कि उनका दांत टूट गया। उपचार के बाद मैदान पर वापस आने के बाद ध्यानचंद ने खिलाड़ियों को निर्देश दिए कि अब कोई गोल न मारा जाए, सिर्फ जर्मन खिलाड़ियों को ये दिखाया जाए कि गेंद पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। इसके बाद हम बार बार गेंद को जर्मन डी में लेकर जाते और फिर गेंद को बैक पास कर देते। जर्मन खिलाड़ियों की समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया। इसमें 3 गोल ध्यानचंद ने किए। ओलंपियन नंदी सिंह ने एक बार BBC को बताया था कि लोगों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ध्यानचंद बहुत ड्रिबलिंग किया करते थे। वो बिल्कुल भी ड्रिबलिंग नहीं करते थे, गेंद को वो अपने पास रखते ही नहीं थे। गेंद आते ही वो उसे अपने साथी खिलाड़ी को पास कर देते थे। भारत लौटने के बाद ध्यानचंद के साथ एक मजेदार घटना हुई। फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर ध्यानचंद के फैन थे। एक बार मुंबई में हो रहे एक मैच में वो अपने साथ नामी गायक कुंदन लाल सहगल को लाए। हाफ टाइम तक कोई गोल नहीं हो पाया। सहगल ने कहा कि हमने दोनों भाइयों को बहुत नाम सुना है, मुझे ताज्जुब है कि आप में से कोई आधे समय 1 गोल भी नहीं कर पाया। रूप सिंह ने तब सहगल से पूछा कि क्या हम जितने गोल मारे उतने गाने आप सुनाएंगे। सहगल राजी हो गए। दूसरे हाफ में दोनों भाइयों ने मिलकर 12 गोल दागे, लेकिन फाइनल विजिल बजने से पहले सहगल स्टेडियम छोड़कर जा चुके थे। अगले दिन सहगल ने अपने स्टूडियो आने के लिए ध्यानचंद के पास अपनी कार भेजी, लेकिन जब ध्यानचंद वहां पहुंचे तो सहगल ने कहा कि गाना गाने का उनका मूड उखड़ चुका है। ध्यानचंद बहुत निराश हुए कि सहगल ने नाहक ही उनका समय खराब किया। लेकिन अगले दिन सहगल खुद अपनी कार में उस जगह पहुंचे जहां उनकी टीम ठहरी हुई थी और उन्होंने उनके लिए 14 गाने गाए।
ना सिर्फ गाने गाए बल्कि उन्होंने हर खिलाड़ी को एक एक घड़ी भी भेंट की। newsviews360.com के स्पोर्ट डेस्क के लिए BBC के हवाले से आदित्य सिंह की रिपोर्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो हमारे Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।